हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्य लेक्चर्स में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शब्द से ही पता चल रहा है, अगर हम ध्यान दें तो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में जानेंगे, किसका अध्ययन किया जाता है इस लेसन में, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बेकार किए हुए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन होता क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो शब्द से ही पता चल रहा है। कार्बनिक रसायन दो शब्दों से बना हुआ है, पहला है कार्बनिक, दूसरा रसायन। तो इसमें पहला शब्द आ रहा है कार्बन और दूसरा आ रहा है रसायन। तो हम ये बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन होता है। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। तो एक लाइन हम लिखना चाहेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन। उसके यौगिकों का अध्ययन। तो हम कहेंगे कि कार्बन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन आवर्त सारणी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर आवर्त सारणी में अगर हम चर्चा करें, आवर्त सारणी की चर्चा करें, तो आवर्त सारणी में कार्बन पाया कहाँ जाता है? अगर हम बनाए कुछ छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आवर्त सारणी होती है। जिसमें यहाँ पर ये होता है यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक और ये होता है पी ब्लॉक। यहाँ सबसे नीचे होता है एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है? एफ ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर नीचे स्थित होता है एफ ब्लॉक। तो कार्बन की अगर बात करें तो ये शुरू हो जाता है यहाँ से, कार्बन। कार्बन के बाद आ जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। इसके ऊपर आता है हीलियम। तो ये जो कार्बन दिख रहा है आवर्त सारणी में, इसका स्थान की अगर चर्चा करें तो ये जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये 1 से 18 तक होती है, 1 to 18 तक होती हैं। ये होता है 1 से ये होता है 18 तक। तो ये पहले वाले जो होता है, पहले को कहते हैं पहला वर्ग, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से टोटल आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो यह कार्बन 13वें वर्ग में आता है, 13वें वर्ग में स्थित होता है। आवर्त सारणी में कार्बन 13वें वर्ग में स्थित होता है। अगर आवर्त की बात करें तो ये जो 36 लाइनें दिखती हैं इस तरीके से, ये आवर्त होता है, इसको आवर्त कहते हैं। और एक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त स्थित होते हैं। अगर बात करें कार्बन की तो कार्बन दूसरे आवर्त में स्थित है, दूसरे आवर्त में स्थित होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फिर कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक मिला 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। तो आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक से क्या क्या सीख मिलती है हमको। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक से ये पता चलता है कि इसका परमाणु क्रमांक तो 6 है ही, इसी के साथ इस कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, 6 न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अगर हम बात करें इसके द्रव्यमान संख्या की, इसके द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है यही होता है द्रव्यमान संख्या। तो यहां से मिल गया 12। द्रव्यमान संख्या कार्बन की हमको कितनी मिल गई? 12। द्रव्यमान संख्या 12। तो ये कार्बन की द्रव्यमान संख्या हम लिखेंगे 12। 12 हो गया, कार्बन हो गया, और ये परमाणु क्रमांक 6 हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन मुख्यतः 2 भागों में पाया जाता है।
पहला भाग होता है इसका क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टलीय कार्बन, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय कार्बन, अक्रिस्टलीय कार्बन। तो हमको पढ़ना है यहाँ पर क्रिस्टलीय कार्बन के बारे में। क्रिस्टलीय कार्बन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्रिस्टलीय कार्बन के अंतर्गत आपका आ जाता है सबसे पहले हीरा, हीरा के बाद आ जाता है ग्रेफाइट, और एक होता है C60। जो हीरा होता है ये कार्बन का सबसे कठोर भाग होता है, कार्बन का सबसे कठोर भाग हीरा होता है। इंग्लिश में इसको डायमंड कहते हैं, आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। डायमंड, डायमंड की जो संरचना होती है 3D होती है। 3D का मतलब जानते हैं, 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी स्थित होती है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ये 3D भी होता है, लेकिन यह लेयर के रूप में होता है, लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। हीरा, हीरे की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, या कुछ 3D के रूप में, जालक के रूप में बनता चला जा रहा है, जो कि सही तरीके से आगे बनाना मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हीरे की संरचना होती है इस तरीके से। और जो ग्रेफाइट की संरचना होती है, ग्रेफाइट की संरचना की बात करें अगर, तो ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, लेयर के रूप में होती है। ये एक लेयर हो गया। तो इसके बीच में जो दिख रहा है आपको, कुछ खाली स्थान होता है, कुछ खाली स्थान होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाम आप लोग नया सुन रहे होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। ये ग्रेफाइट की संरचना है और ये हीरे की संरचना है। इसके बीच में जो लाइनें दिख रही हैं ग्रेफाइट की संरचना के बीच में, जो परत के रूप में स्थित होता है, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इसके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह हो जाता है तो जिसमें धारा का प्रवाह हो उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ग्रेफाइट एक धातु हो गई। हीरे में कोई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये अधातु का कार्य करता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये C60 की बात करें अगर, कार्बन C60 की, तो यह कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और वो 60 कार्बन परमाणु जब एक दूसरे से जुड़ते होते हैं तो वो एक संरचना बनाते हैं जो फुटबॉल की आकृति की होती है। फुटबॉल की आकृति की संरचना बनाते हैं। ये होता है कार्बन C60 इसको बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें 60 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जो कार्बन C60 की संरचना होती है ये फुटबॉल की आकृति की होती है। बात करते हैं तो कार्बन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी कि एक प्रकार, अक्रिस्टलीय की बात करें तो अक्रिस्टलीय कार्बन में आ जाता है काजल, कोयला, चारकोल, बहुत सारे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर भी पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो दिख रहा है क्रिस्टलीय रूप में, ये कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कार्बन के 3 अपर रूप, हीरा, C60 और ग्रेफाइट। अब हम बात करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने कक्षा 10-11 में थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो पता होगा। कार्बन 6 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है आपको समझ में तो 1s2, 2s2, 2p2 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर देखते हैं तो ये पता चलता है कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। बाह्य
कोश में या बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल गई? 4। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई 4। तो सभी तत्वों की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कार्बन के ऊपर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 4 इकाई का धनावेश आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करता है तो 4 इकाई का ऋणावेश आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन के आवेश की बात करते हैं अगर, तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कार्बन के लिए अगर देखा जाए तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन स्थित होते। अभी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन मिलकर कार्बन को उदासीन कर दिए हैं। कार्बन के बाह्य कोश में उपस्थित है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह अष्टक पूरा करने के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तब तो यह 2 अपना डुप्लेट तैयार करके हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेते। हीलियम एक ऐसा तत्व है कि यह अष्टक नहीं पूरा करता, अपना डुप्लेट तैयार करता है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये अपनी संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। जब कार्बन के पास, यहां पर हम बता रहे हैं आपको, कार्बन के पास होते हैं बाह्य कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो नाभिक में स्थित है 6 प्रोटॉन, कार्बन के नाभिक में 6 स्थित प्रोटॉन कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, देखते हैं। कार्बन का ये परमाणु हो गया, कार्बन के परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं 6 प्रोटॉन स्थित होते हैं और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम इस कार्बन के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 6 प्रोटॉन पे प्लस होता है और इन सभी पर होता है माइनस। तो ये 6 प्लस के कारण जो माइनस है एक दूसरे से तेजी के साथ बंधे हुए हैं आकर्षण बल के द्वारा, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हम इसको इतनी ज्यादा ऊर्जा दे दें कि हम इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकें। चलिए, अगर हमने ऊर्जा दे के अगर इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे। अभी जब एक इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं 6 प्रोटॉन बचे, 6 प्रोटॉन बचे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट के हो गई कितनी? 5। तो प्रोटॉन पे आवेशों की संख्या ज्यादा होती है, इससे आ जाएगा इस पे 1 इकाई का धनावेश। और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, अभी ये 6 प्रोटॉन के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन बंधे हैं। अब 6 लोग बीच में स्थित हैं, 5 लोग किनारे स्थित हैं। पहले 6 लोग 6 लोगों को पकड़े थे, अभी 6 लोग 5 लोगों को पकड़े हैं। तो ये 6 लोग जब 5 को पकड़ेंगे तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी और जब 6 को पकड़ेंगे तो कम ऊर्जा लगेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, लेकिन यहाँ पर 6 प्रोटॉन अभी 5 इलेक्ट्रॉनों को पकड़े हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया है, जिसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम फिर भी यहाँ से निकाल लिए तो ये 6 प्रोटॉन हो गए और 2 इकाई का धनावेश हुआ, जिसके कारण यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन शेष है। पहले अभी 1 इलेक्ट्रॉन निकला, अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकला, अभी अगला नंबर है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल। तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे तो 6 प्रोटॉन
3 इलेक्ट्रॉन को कस कर पकड़ लिए हैं। इनको निकालने के लिए और अधिक आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी और ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी। हमने 3 इलेक्ट्रॉनों को जब निकाला तो यहाँ पर 3 इकाई का धनावेश हुआ। अब 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को कस कर पकड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम इतनी एनर्जी दे ही नहीं सकते, इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को कस कर पकड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण यह पता चलता है कि कार्बन के परमाणु में से 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ही अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। और वह प्रबल आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के परमाणु से नहीं निकाल सकते हैं। यही कारण है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता है। और 4 इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण की बात करें तो आकर्षण बल एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है, क्योंकि आवेश एक प्रोटॉन की 1 इलेक्ट्रॉन की ही बराबर होती है। इसलिए अगर हम उसमें एक ही भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे तो कार्बन एडॉप्ट नहीं करेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास क्षमता उतनी ही है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन को संभाल सके। जिस तरीके से अगर कोई ज्यादा ताकतवर इंसान है तो वह अपने बराबर के इंसानों को संभाल सकता है, लेकिन अपने से कमजोर रहेगा तो उसको भी संभाल लेगा। लेकिन अपने से ज्यादा पावर वाले इंसान को, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा शक्ति वाले कोई मिल जाएंगे तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है। कार्बन के पास जो परमाणु में प्रोटॉन स्थित है वह सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनों को अपने एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता। इसीलिए कार्बन का जो परमाणु होता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये दोनों स्थितियां बिल्कुल भी संभव नहीं। तो यहां हम लिखना चाहेंगे 6 प्रोटॉन वाले प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल के कारण 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना संभव नहीं है। और 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले थे, 4 और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है। तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो फिर होता क्या है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, तो वह अस्थायी संरचना प्राप्त कैसे करेगा। कार्बन अभी बाजार में बैठ गया है, ये आके अपने बाह्य कोश के चारों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, और यहाँ पर हाइड्रोजन स्थित है जिसके पास सिर्फ होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है कि हाइड्रोजन सोचता है मैं भी अपना डुप्लीकेट तैयार करूं। हाइड्रोजन हीलियम की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इस कार्बन को अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह कार्बन, जैसे कि भी 2 इंसान हो, एक के पास सब्जी हो एक के पास रोटी हो, तो दोनों लोग भोजन नहीं कर सकते, लेकिन जब वो दोनों लोग मिल जाएं तो दोनों सब्जी रोटी मिला के थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं।
जैसे कि कोई क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी नहीं है कि सभी के पास बैट बॉल विकेट की आवश्यकता हो। अगर एक के पास बैट है, एक के पास बॉल है, फिर भी क्रिकेट खेलना संभव है। उसी तरीके से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिलकर अपनी संरचना को बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ से उठ के यहाँ पर कार्बन के पास, लो भाई साहब हमने अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया। तो इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दिया। हाइड्रोजन ने बोला ये लो मेरा, कार्बन ने बोला ये लो मेरा। जी भी दोनों लोग मिल गए तो यहाँ बन गया एक पार्क। और पार्क ऐसा होता है कि वहां पर सब लोग जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। और एक हाइड्रोजन स्थित था, वो भी आके कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन ने और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन ने साझा कर लिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। और हाइड्रोजन का देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन बने हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन बने हैं, इन्हीं को कहते हैं साझित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? साझित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का साझित इलेक्ट्रॉन हुआ। यहां से हम देख सकते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, कितने का? 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से एकल बंध का निर्माण होता है। तो यहां पर देखने से पता चल रहा है कि कार्बन के पास कितने एकल बंध बन रहे हैं? टोटल 4 एकल बंध बन रहे हैं। कार्बन के पास 4 एकल बंध को इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। यहां से देखने से यह पता चलता है कि कार्बन हमेशा सिर्फ 4 एकल बंध का निर्माण करता है, ओनली 4 सिंगल बॉन्ड्स का निर्माण करता है। अगर आप कभी भी कार्बन के पास 5 बंध का निर्माण करोगे तो आपकी संरचना बिल्कुल गलत हो जाएगी। कभी भी यह पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 5 इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाए। 3 बना सकता है, 2 बना सकता है, 1 बना सकता है, 4 बना सकता है, लेकिन 5 तो किसी स्थिति में संभव नहीं है। 4 बंध भी कार्बन नहीं बनाता है। जब 4 बंध बनाएगा कार्बन, ये बंध को हम सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से नोट करते हैं। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से करता है तो ये 4 बंध बनाता है कुछ इस तरीके से। यहां पर 4 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। लेकिन जब कार्बन कार्बन से बंध बनाता है तो यह इसके साथ में सिंगल बंध बनाता है। 1 बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है, लेकिन 4 बंध कभी नहीं बनाता। क्योंकि जब यह 4 बंध बनाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पर प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा और ये कार्बन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। कार्बन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, कार्बन अधिकतम कार्बन के साथ 3 बंध बनाता है और जो एक बचा है वह अन्य के साथ में बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध बनाता है, बचे हुए 2 अलग से बनाते हैं। कार्बन कार्बन के साथ 1 बंध बनाता है, बाकी के 3 अलग बंध बनाते हैं। जो खाली दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन लगा दिया जाता है इस तरीके से। कब 1 मिनट फ्रेम में चेक करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, फिर एडजस्ट किया जाता है। अभी आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। तो ये बता देते हैं कार्बन की खोज किसने किया था? एंटोनी लवाजियर्स ने कार्बन की खोज की था। तो इसी के साथ ये अभी कंप्लीट होता है। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट फ्रेम चेक करके इसको सही किया जाता है। ये एंटोनी लवाजियर्स ने कार्बन की खोज किया था सन 1789 में।
तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ क्लास को एंड किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।